हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनके भी पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ जो भी आपके बिजनेस स्टैट्स के सब्जेक्ट में जो भी पांचों यूनिट होंगी, उनमें जितना भी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कंटेंट है आपका, जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके एग्जाम में जिनमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारा कंसेप्ट, और साथ में जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट होंगे उनके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, कंसेप्ट का मीनिंग की कंसेप्ट क्या है और उसके फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें आपको मैं कवर करवाने वाला हूँ इस सब्जेक्ट की। आपको वन शॉट रिवीजन वीडियोस मिलेंगी, पांचों यूनिट की 5 वीडियोस मिलेंगी, जिनके अंदर मैं आपको एक वीडियो के अंदर एक कंप्लीट यूनिट का जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट है, जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, सारी चीजें कवर करवाने वाला हूं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन वन शॉट रिवीजन को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके जो ये नोट्स हैं जिसमें आपका सारा थ्योरेटिकल कंटेंट कवर है, सारे कंसेप्ट कवर हैं जो जो आपके एग्जाम के सिलेबस में दिए गए हैं, और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं। तो ये वाले नोट्स अगर आपको परचेज करने हैं चाहिए तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कीजिए, आपको 199 में पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो बिना देर किए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसकी वन शॉट रिवीजन। सबसे पहले आपको कंसेप्ट बता दूं क्या क्या कवर करना है आपको इसमें, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज इंक्लूडिंग अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड ओवरव्यू ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मोमेंटम, कंप्यूटेशन एंड सिग्निफिकेंस, स्क्यूनेस एंड क्यूरिटीज। इतना कंसेप्ट आपको कवर करना है इसमें, ठीक है। तो स्टार्टिंग होगी, सबसे पहले आपकी स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ टर्म व्हिच हैज सेवरल मीनिंग इन प्रैक्टिस। द वर्ड स्टैट्स कैन बी यूज्ड इन टू सेंस, मीन टू डिस्क्राइब वैल्यू विच समराइज डाटा सच एज परसेंटेज और एवरेज, और टू डिस्क्राइब द टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिक्स का मतलब हर जगह पर अलग अलग होता है। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के दो मीनिंग आते हैं। एक ऐसी वैल्यू जो आपके डेटा को समराइज कर दे, जिसे हम कह सकते हैं या तो परसेंटेज या एवरेज, वो आपकी स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। या फिर स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पर मतलब हो जाता है एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड जो एक टॉपिक को डिस्क्राइब करे। स्टैटिस्टिक इज रिगार्डेड एज कॉमनली एज डेटा व्हिच इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और सर्टेन वेरिएबल और कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, द नंबर ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इन अ सिटी। स्टैटिस्टिक्स का मतलब और क्या होता है, कॉमनली हम डेटा को कहते हैं, जो कि एक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, कई सारे वेरिएबल और कैरेक्टरिस्टिक्स का। It is a body concept and method used to collect and interpret data concerning a particular area of investigation or to draw conclusion in situation where uncertainty and variation are present। ये क्या है, एक तरीके के कंसेप्ट और मेथड हैं जो कि हम किस लिए यूज करते हैं, डेटा को कलेक्ट करने के लिए और उसे इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। स्कोप क्या क्या होता है, तो स्टैटिस्टिक इज मच इंपॉर्टेंट इन एवरी स्फीयर एज इट सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले ये हर जगह पर जरूरत होता है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं उन्हें सिंप्लीफाई कर देता है। द फैक्ट एंड फिगर विच कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिकल डाटा कैन नॉट असिमिलेटेड जस्ट बाय लुकिंग एट देम। द स्टैटिस्टिकल मेथड इफेक्टिवली मेक दिस डेटा एज सिंपल एज पॉसिबल। जो स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स डेटा को जितना सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल कर देते हैं। फिर आता है स्टैटिस्टिकल मेथड प्रोवाइड द वे एंड मीन ऑफ मेजरिंग रिजल्ट ऑफ वेरियस पॉलिसीज सच ऑन इकोनॉमिक, ट्रेडिंग, बैंकिंग एटसेट्रा। जो स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं वो हमें अलग अलग तरीके की जो पॉलिसीज होती हैं उन्हें मेजर करने में उनके तरीके प्रोवाइड करवाते हैं। फिर स्टैटिस्टिकल मेथड रेंडर अ सर्विस इन स्टडीइंग द रिलेशनशिप दैट exist between two or more phenomena in all type of economic and business studies. The importance of observing relationship between different phenomena is very great। और स्टैटिस्टिक का क्या यूज होता है, ये हमें दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप समझने में मदद करते हैं, रिलेशनशिप को स्टडी करने में हेल्प करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। फिर द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज गेन बाय ह्यूमन कैन इनहांस एसिमिलेटेड बाय साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स सो एज टू इजीली अंडरस्टैंड, डिस्क्राइब एंड मेजर द इफेक्ट ऑफ एक्शन टेकन बाय हिम और बाय अदर। और स्टैटिस्टिक किस चीज में हेल्प करती है कि एक पर्सन के जो एक्शन है उसका दूसरे लोगों पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, दूसरी चीजों पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसे समझने में, डिस्क्राइब करने में और मेजर करने में हेल्प करती है। फिर द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक इज इंपॉर्टेंट टू कॉमन मैन इन एवरी वॉक ऑफ हिज लाइफ। इट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी इन ऑल फील्ड वेयर द ह्यूमन स्टेप इन
बाकी ये जहाँ जहाँ ह्यूमंस होते हैं वहाँ वहाँ स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स आर इन फैक्ट इनसेपरेबल। फिर इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिना स्टैटिस्टिक्स के इकोनॉमिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर द स्टैटिस्टिकल टूल्स सच एज कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा डील विद प्रॉब्लम ऑफ अनसर्टेनिटी एंड आर फाउंड टू यूजफुल इन मेकिंग वाइज डिसीजन। और किस चीज में हेल्प करते हैं? जो ये आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, कलेक्ट, टेबुलेट और एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, ये सारे जो टूल्स हैं इनकी मदद से एक वाइज डिसीजन आप ले पाते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्कोप हो गया कि स्टैटिस्टिक्स का क्या क्या स्कोप है। फिर आता है आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। जो स्टैटिस्टिक्स में डेटा होना चाहिए वो न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, थ्योरेटिकल डेटा का यूज हम स्टैटिस्टिक्स में नहीं कर सकते हैं। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। स्टैटिस्टिक डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इंडिविजुअल केस। ये कलेक्शन ऑफ डेटा पर वर्क करता है, इंडिविजुअल डेटा के ऊपर वर्क नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ईच अदर। जो डेटा हैगा वो एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए, तभी स्टैटिस्टिक्स वर्क कर पाएगा। फिर स्टैटिस्टिक मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड देम। स्टैटिस्टिक्स का यूज करने के पीछे कोई पर्पस होना चाहिए कि हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू मार्क्ड एक्सटेंड बाय लार्ज नंबर ऑफ कॉज। क्या बोला है? स्टैटिस्टिक्स के अंदर कई सारे ऐसे कॉज भी होते हैं जिन्हें हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं, तो कई सारे ऐसे कॉज भी उसमें मिल जाते हैं। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो हम परफॉर्म करेंगे स्टैटिस्टिक टूल्स या मेथड का यूज करेंगे, उन्हें हमें एक सिस्टमैटिक मैनर में यूज करना होता है। स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। स्टैटिस्टिक्स का यूज हम ज्यादातर किस लिए करते हैं? कंपैरिजन करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई स्टैटिस्टिक्स की। लिमिटेशंस में क्या क्या आ जाता है? तो स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिनन। सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजों को स्टडी कर पाता है स्टैटिस्टिक, क्वालिटेटिव चीजों को नहीं कर पाता है। फिर स्टैटिस्टिक डेटा डू नॉट रिवील ऑल द फैक्ट। सिर्फ जितनी चीजें हम एनालाइज कर पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे, उतनी ही चीजें बता पाता है। पॉपुलेशन के बारे में या डेटा के बारे में सारी चीजें स्टैटिस्टिक नहीं बता पाता। फिर स्टैटिस्टिकल लॉ आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। जो स्टैटिस्टिक्स के लॉज होते हैं या रूल्स होते हैं वो सिर्फ एक एवरेज पर सही होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते हैं। फिर है स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल आइटम्स को स्टडी नहीं करता है, ये इसकी लिमिटेशन है। इट इज लायबल टू बी मिसयूज्ड। स्टैटिस्टिक्स का हम मिसयूज भी कर सकते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। फिर स्टैटिस्टिक ऑफन लीड टू फॉल्स कंक्लूजन। कई बार स्टैटिस्टिक्स से क्या होता है? फॉल्स कंक्लूजन भी आ जाता है, क्योंकि एक एवरेज पर ये वर्क करता है। फिर द स्टैटिस्टिकल डेटा मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक मस्ट बी स्टेबल थ्रू आउट द स्टडी। जो स्टैटिस्टिक्स का डेटा होना चाहिए वो कैसा स्टेबल डेटा होना चाहिए। अगर डेटा यूनिफॉर्म नहीं है, फ्लक्चुएट करता है, तो ये ढंग से काम नहीं करता, ठीक है। तो ये आपकी इसकी लिमिटेशन हो जाती है। अब स्टार्ट होता है आपका कंसेप्ट सेंट्रल टेंडेंसी का। तो द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर द मोस्ट वेल नोन मेजर ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एंड आर कॉल्ड जनरल एज एवरेज। जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसे हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। एन एवरेज इज डिफाइंड एज वैल्यू दैट इज टिपिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेट ऑफ डेटा। एवरेज का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जो पूरे सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करे। The value tend to lie centrally within a set of arranged data according to magnitude. Thus average are termed as measure of central tendency. जो ये एवरेज वैल्यू होती है वो डेटा के सेंटर में लाई करती है, इसीलिए हम इसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। कौन कौन से सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर होते हैं? तो इसमें आ जाता है आपका अर्थमेटिक मीन या सिंपल मीन, उसके अलावा मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये सारे आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवरेज अमंग ऑल द अर्थमेटिक मीन सिंपली मीन इट इज मेजर ऑफ सेट ऑफ वैल्यू डिफाइंड एज सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। अर्थमेटिक मीन जो ये है सबसे कॉमन मीन हैगा एवरेज निकालने का। इसके अंदर क्या करा जाता है? जो टोटल डेटा होता है उसे नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया जाता है, आपका अर्थमेटिक मीन निकल कर आ जाता है। ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, वरना डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है जो आपको टोटल डेटा है उसे आप नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करते हैं, आपका निकल के आ जाता है। अब अलग अलग तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उनके लिए बता रखा है। अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कोई उसमें दो आइटम नहीं है, सिंगल आइटम है, सिंगल फॉर्म में डेटा दे रखा है आपको, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। ये आपका फॉर्मूला दिया गया है 1/n करके।
ये आप कर सकते हैं, वरना आपको मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली जो वीडियो करवा रखी है उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। आप फॉर्मूला याद मत करिए, अगर नहीं होता आप मेथड याद कर लीजिए किस तरीके से इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी दे रखी है, अगर आपको देखनी है तो आप देख लीजिए। मैं सारा थ्योरेटिकल कंटेंट आपको कवर करवाने वाला हूँ। ग्रुप डेटा के लिए क्या होता है, तो आपको ये स्टेप्स दे रखे हैं ग्रुप डेटा के लिए। ये आपको थ्योरी में स्टेप्स नहीं पूछे जाएंगे, ये आपको प्रैक्टिकल में करने के लिए आएगा क्वेश्चन में, तो वो हम प्रैक्टिकल वाली वीडियोस में देखेंगे, इसमें हम इसे कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जब हम कोई वेट एसोसिएट करके उसके बाद मीन कैलकुलेट करें तो वो कहलाता है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला ये होता है आपका, ये आपको इसकी इलस्ट्रेशन दी है, साथ में सॉल्यूशन भी दिया है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा अगर आपको करना हो, ठीक है। अब आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थमेटिक मीन के। अर्थमेटिक मीन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो इट इज सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट। सबसे इजी होता है समझने में और कंप्यूट करने में। बेस्ड ऑन ऑल वैल्यू, हेंस इट इज कंसीडर्ड एज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा। इसके अंदर सारी वैल्यू को इंक्लूड करा जाता है, इसलिए मोर रिप्रेजेंटेटिव होता है ये डेटा का। इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, हेंस इट इज नॉट सुटेबल फॉर डेटा दैट हैव एक्सट्रीम वैल्यू एट वन एंड। ये क्या होता है, जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है, मतलब हमारी जो स्टार्टिंग एंड की वैल्यू होती है उनसे अफेक्ट होता है, मिडल ऑफ द वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसे हम इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन करके कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट मेजर रहेगा हमारा मीडियन। तो अ मेजर ऑफ लोकेशन विच इज कंसीडर्ड टू बी अल्टरनेटिव टू अर्थमेटिक मीन इज द मीडियन। लोकेशन का एक मेजर जो कि हम अर्थमेटिक मीन के अलावा यूज कर सकते हैं लोकेशन जानने के लिए, तो वो होता है आपका मीडियन। द मीडियन ऑफ सेट ऑफ आइटम आर वैल्यू विच आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज आइदर द मिडल वैल्यू और द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू मिडल वैल्यू। मीडियन क्या होता है, जब हम डेटा को एक सीक्वेंस में लगा दें उनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, उसके बाद जो मीडियन होता है वो क्या होता है, अब तो आपकी सेंटर वाली वैल्यू, और अगर सेंटर में आपकी दो वैल्यू लाई करती हैं तो उन दोनों का अर्थमेटिक मीन आपका मीडियन कहलाता है। इट इज द वैल्यू विच डिवाइड द डेटा इन टू इक्वल हाफ्स। ये जो मीडियन होता है वो क्या होता है, जो डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, वो कहलाता है आपका मीडियन, वो वैल्यू। फॉर ए गिवन सेट ऑफ डेटा मीडियन इज डिटरमाइंड बाय। अब अगर एक सेट ऑफ डेटा है तो उसका मीडियन कैसे कैलकुलेट कर रखते हैं, ये आपको स्टेप बता रखे हैं, ये आपको स्टेप दे रखे हैं, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएगा, थ्योरेटिकल में आपको नहीं आने वाला है। ये आपको इलस्ट्रेशन दे रखी है मीडियन की, अगर आपको आता है तो आप इसे यहाँ सॉल्व करके देख सकते हैं। ये ग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉन्टिन्यूअस का और डिस्क्रीट का, तीनों तरीके की सीरीज का इसमें बता रखा है, सबकी इलस्ट्रेशन दे रखी है। अगर आपको सॉल्व करनी है तो आप इसमें से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो इट इज एन एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू अर्थमेटिक मीन व्हेन एक्सट्रीम वैल्यू आर प्रेजेंट एट वन और बोथ एंड ऑफ डेटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डेटा है हमारे पास उसमें एक्सट्रीम वैल्यू है, तो फिर आप मीडियन का यूज कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ अर्थमेटिक मीन। इट कैन बी यूज्ड व्हेन सर्टेन एंड वैल्यू ऑफ सेट और डिस्ट्रीब्यूशन आर डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव और इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन, पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट टू लाइव डेटा। इसके अंदर अगर जो एंड की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एक्सपेंसिव है या इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन है, तो आप मीडियन का यूज़ करके उसकी मिडल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल ऑफन एज्यूम अ वैल्यू इक्वल टू वन ऑफ द ओरिजिनल आइटम विच इज कंसिडर्ड एज एडवांटेज ओवर द मीन। ये जो एक वैल्यू होती है वो क्या होती है, ओरिजिनल आइटम की एक वैल्यू होती है, तो ये मीन से ज़्यादा एक तरीके से आपकी एडवांटेज कंसिडर्ड करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा मोड क्या होता है, तो द मोड ऑफ अ सेट ऑफ नंबर इज दैट वैल्यू विच ऑकर मोस्ट ऑफन और विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। डेटा के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार ऑकर हुई है, उसे कहा जाता है उस डेटा का मोड। इट वुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज मोस्ट कॉमन वैल्यू, जिसे हम और क्या कहते हैं, मोस्ट कॉमन वैल्यू, मतलब सबसे ज्यादा कॉमनली कौन सी वैल्यू आई है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता रखा है यहाँ पे आपको, इसकी ये इलस्ट्रेशन दी गई है। फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है उसके स्टेप दे रखे हैं, फॉर्मूला दे रखा है आपको, ये इसकी इलस्ट्रेशन है आपकी। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है मोड की, तो इट इज एन अल्टरनेटिव टू अदर मेजर सच एज मीन एंड मीडियन, पर्टिकुलरली इन सिचुएशन रिक्वायरिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू, मोस्ट पॉपुलर वैल्यू टू रिप्रेजेंट डेटा। ये अल्टरनेटिव कब यूज किया जा सकता है मीन और मीडियन की जगह, जब हमें ये फाइंड करना हो कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार ऑकर हुई है डेटा के अंदर, तब हम मोड का यूज करते हैं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इन्वॉल्व सिंपल कैलकुलेशन। ये हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और कैलकुलेट भी सिंपली हो जाता है।
इट कैन यूज्ड व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओपन एंडेड क्लास। ये काम हम यूज करते हैं जब जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी क्लास कैसी है, ओपन एंडेड क्लास है, तब हम इसका यूज करते हैं। इट इग्नोर एक्सट्रीम वैल्यू हाउएवर अफेक्टेड बाय मोस्ट पॉपुलर क्लास व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्निफिकेंटली स्क्यूड। ये एक्सट्रीम वैल्यू को इग्नोर करता है, लेकिन जब अगर डेटा जो है वो बहुत ज्यादा स्क्यूड है, मतलब फैला हुआ है, तो ये अफेक्ट हो जाता है। फिर इट इज नॉट यूनिक, समटाइम मोड में नॉट एग्जिस्ट, समटाइम देयर एग्जिस्ट अ सिंगल मोड और टू और मोड। जो मोड है वो यूनिक नहीं होता, जरूरी नहीं है कि मोड हो ही हर डेटा का, किसी डेटा का एक मोड नहीं होता है, किसी में सिर्फ एक ही मोड होता है, किसी में एक से ज्यादा मोड भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है मोड की। ये आपको रिलेशनशिप बता रखी है, अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होती है, तो मीन माइनस मोड इक्वल होता है आपका 3 इंटू मीन माइनस मीडियन के। अब इसी एक इक्वेशन को दो और तरीके से बता रखा है, मोड और मीडियन की फॉर्म में, तो वही सेम इक्वेशन है, एक आप याद कर लीजिए, बाकी आप रिलेशन निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन और वेरिएशन ऑफ डेटा इज डिफाइंड एज डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू। डिस्पर्जन को हम और क्या कहते हैं, डिस्पर्जन को हम वेरिएशन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा डेटा है वो कितना स्प्रेड हो रखा है, कितना फैल रखा है, उसे कहा जाता है डिस्पर्जन। In order to able to form a fair idea of data, it become necessary to study the characteristic like spread or dispersion of the individual value of data set from the averages through some other measure called measures of dispersion। तो डेटा को अच्छे से समझने के लिए, उसका फेयर आइडिया लेने के लिए क्या जरूरी होता है कि जो डेटा की कैरेक्टरिस्टिक है कि डेटा कितना स्प्रेड हो रखा है, कितना डिस्पर्स हो रखा है, ये देखा जाए एक इंडिविजुअल वैल्यू से, जो कि उसकी एवरेज से देखा जाता है कि एवरेज जो वैल्यू है उससे डेटा कितना डिस्पर्स हो रखा है, तो उस चीज को कहा जाता है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होती है डिस्पर्जन मेजर करने की, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू। जो हमारा डेटा है उसकी जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो सेंट्रल वैल्यू से कितनी डिस्पर्स हो रखी है, कितनी स्प्रेड हो रखी है, वो बताता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ डेटा, और ये हमें डेटा का पैटर्न समझने में हेल्प करता है। They provide additional information based on which the reliability of measure of central tendency is judged। ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जिसके बेसिस पर हम जो रिलायबिलिटी है कि सेंट्रल टेंडेंसी की उसे जज कर पाते हैं। फिर दे विद द सपोर्ट ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर यूज्ड टू मेक कंपैरिजन ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ डेटा। ये हमें सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर को सपोर्ट करता है और हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करता है कई सारे ग्रुप्स ऑफ डेटा का, ठीक है। फिर आता है वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मेजर करने के कौन कौन से मेजर्स होते हैं, तो द रेंज, द मीन डेविएशन, द क्वार्टाइल डेविएशन, द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चार मेजर होते हैं डिस्पर्जन मेजर करने के। रेंज क्या होती है, द रेंज ऑफ सेट ऑफ अ वैल्यू आइटम इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इट डिफाइंड एज न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आइटम इन अ सेट। जो रेंज होता है वो सबसे सिंपल मेजर होता है डिस्पर्जन मेजर करने का। इसके अंदर क्या करा जाता है, जो आपका डिफरेंस होता है लार्जेस्ट वैल्यू का और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस होता है उसे रेंज कहा जाता है। मतलब लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर आप माइनस कर देते हैं जो भी डेटा में दी गई है, तो आपकी रेंज निकल कर आ जाती है। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज इट्स सिंप्लिसिटी। जो इसका एडवांटेज है इस मेथड का वो क्या है कि ये सबसे सिंपल मेथड होता है। आपका फॉर्मूला दिया है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन में लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये आपको इसकी इलस्ट्रेशन दी है, सॉल्यूशन दिया है, साथ में दूसरी इलस्ट्रेशन और सॉल्यूशन दिया है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है रेंज की, तो द रेंज इज अ सिंपल कंसेप्ट एंड इजी टू कैलकुलेट। सिंपल होती है, इजी टू कैलकुलेट होती है। The major disadvantage of range is the fact that it only takes two value into account and thus only two obviously affected by extreme value। जो डिसएडवांटेज है इसका वो क्या है कि ये सिर्फ दो ही वैल्यू को इंक्लूड करती है, स्टार्ट की मतलब जो सबसे लोअर वैल्यू है वो और जो सबसे अपर वैल्यू है वो। तो इससे अगर एक्सट्रीम वैल्यू में कोई चेंज आता है तो उससे रेंज अफेक्ट होती है। The range is not associated with any measure of location and is not in further advanced statistical work। इससे हमें डेटा की कोई लोकेशन वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, ना ही इसका यूज हम किसी स्टैटिस्टिकल वर्क में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मेजर रहेगा आपका वो है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ डिस्पर्जन दैट गिव द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आइटम एंड द मीन। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एब्सोल्यूट डेविएशन। मीन डेविएशन को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन भी कहते हैं। ये हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस बताता है किसके बीच में, मीन
और जो वैल्यू ऑफ आइटम है मतलब जो डेटा है उसके और उसके मीन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो मीन डेविएशन आपका कहलाता है। ठीक है, मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप पहले डेटा का मीन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इंडिविजुअल आइटम से उसका डिफरेंस निकालेंगे, जब डिफरेंस निकल कर आ जाएगा तो उस डिफरेंस की एवरेज निकालेंगे तो आपका मीन डेविएशन निकल कर आता है। ये इसका प्रोसेस होता है। The mean deviation is defined occasionally in terms of absolute deviation of the value from the median or other average instead of mean। कई बार हम मीन से डिफरेंस ना लेकर मीडियन और मोड से भी डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, फिर it is much more important measure than range since all the value of item in set are taken into account in its calculation। इसे हम अच्छा मेजर मानते हैं as compared to range, क्योंकि इसके अंदर हम सारी वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं, उनको लेकर ही मीन डेविएशन कैलकुलेट करा जाता है। ये आपको फॉर्मूलाज बता रखे हैं कि अगर सेट ऑफ नंबर्स है तो कैसे मीन डेविएशन कैलकुलेट होता है, अगर आपका ग्रुप डेटा है तो किस तरीके से होता है, ये आपके सारे स्टेप बता रखे हैं। तो स्टेप जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको फॉलो करने हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इनसे नहीं आएगा। ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो किस तरीके से आप मीन कैलकुलेट करेंगे ये आपको सारे स्टेप्स बता रखे हैं। इलस्ट्रेशन भी दे रखी है आपको साथ में, अगर आपको सॉल्व करके देखना है तो इलस्ट्रेशन और सॉल्यूशन दोनों चीजें आप इनसे सॉल्व करके भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीन डेविएशन। तो द मीन डेविएशन कैन बी रिगार्डेड एज गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड है, यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक नेचर। एक जैसे नेचर के जो डिस्पर्जन होते हैं उनके बीच में क्या वेरिएबिलिटी है उसे मेजर करने में हेल्प करता है। इट हैज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट मीन डेविएशन डिफाइंड अबाउट मीडियन इज मिनिमम। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे अबाउट मीडियन मतलब मीडियन कैलकुलेट करके उससे डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद एवरेज निकालेंगे तो मीन डेविएशन हमारा निकल कर आएगा। तो जो ये मीन डेविएशन होगा वो सबसे मिनिमम मीन डेविएशन होगा उस डेटा का। ठीक है, फिर इट्स प्रैक्टिकल डिसएडवांटेज इज दैट इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट इफ द मीन इज एनीथिंग अदर देन अ होल नंबर। डिसएडवांटेज कब हो जाता है, अगर मीन जो निकल कर आया वो हमारा होल नंबर नहीं है तो इसको कैलकुलेट करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर आता है बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस साइन द मीन डेविएशन इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू हैंडल थ्योरेटिकली एंड दिस इज नॉट यूज्ड इन एनी एडवांस एनालिसिस। इसके आगे मॉड्यूलस का साइन होता है तो जिसकी वजह से क्या होता है इसे हम थ्योरेटिकली हैंडल नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी एडवांस एनालिसिस में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो द मोस्ट कॉमन यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच इज सिमिलर टू मीन डेविएशन। जो सबसे कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो क्या है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये मीन डेविएशन की सिमिलर ही है, उसी की तरह होता है कुछ। इट टेल्स अबाउट एवरेज डिस्टेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ आइटम इन द डेटा सेट फ्रॉम एवरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें क्या बताता है, एवरेज डिस्टेंस बताता है किसी वैल्यू का डेटा के अंदर एक वैल्यू से किस चीज से उस डिस्ट्रीब्यूशन के एवरेज से कितना डिफरेंस है, मतलब कितना डिस्टेंस है, वो चीज बताता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज डिफाइंड एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। ये कैसे निकलता है, जब हम स्क्वायर रूट ले लें किस चीज का, वैल्यू ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, तो ये हमारा निकल कर आता है। ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बता रखा है किस तरीके से इसे डिनोट वगैरह करते हैं, और अगर सिंपल सेट ऑफ नंबर है तो किस तरीके से निकालते हैं, फॉर्मूला वगैरह दे रखा है आपको। ठीक है, इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन ये सिंपल नंबर वाले की। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन बता रखा है, अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए ये फॉर्मूला दे रखा है आपको, स्टेप्स लिख रखे हैं और ये इसकी आपको इलस्ट्रेशन भी दे रखी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ अर्थमेटिक मीन। इसे हम अर्थमेटिक मीन की टर्म में डिफाइन करते हैं। एज ऑल डेटा वैल्यू आर इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलेशन इट कैन रिगार्डेड एज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा। इसके अंदर सारी वैल्यू को इंक्लूड करा जाता है तो इसे हम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा कह सकते हैं। फिर मोर ऑफन इन प्रैक्टिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ बोथ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोला है, जो इसका स्टैटिस्टिक एनालिसिस होता है वो किस चीज के ऊपर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस होता है, जो कि मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की टर्म में हो सकता है। फिर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन दैट आर सिमेट्रिक वर्चुअली ऑल द आइटम शुड बी लाई विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। क्या बोला है, ऐसा डेटा जो सिमेट्रिक है तो उसमें जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में लाई करेगा मीन के। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वेरिएंस क्या होता है, तो वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है अगर आप उसका स्क्वायर रूट
स्क्वायर कर देते हैं तो आपका वेरिएंस निकल कर आता है। इन अदर वर्ड इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। वही स्टैंडर्ड डेविएशन की डिफाइन दे दिया और बोला है अगर उसकी स्क्वायर करते हैं तो हमारा वेरिएंस निकल कर आ जाता है। इसे हम किस सिंबल से, इस सिंबल से हम इसे डिनोट करते हैं। द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इज मेजर्ड बाय वेरिएंस। जो हमारा डेटा है या पॉपुलेशन है वो कितनी वेरिएबल है वो हम किसकी मदद से, वेरिएंस की मदद से ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला दिया है आपको Q3 - Q1/2। Q1 होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 होता है थर्ड क्वार्टाइल। क्वार्टाइल निकालते कैसे हैं, अगर हमें फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/4, और अगर थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो उसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n+1/4। तो इस तरीके से आपका ये Q1 Q3 निकल के आ जाएगा, उससे आपका क्वार्टाइल डेविएशन निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये आपको इलस्ट्रेशन दे रखी है, सॉल्यूशन भी दिया है। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका ये फॉर्मूला यूज होता है। स्टेप्स दिए हैं आपको, क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, और ये आपको इसकी इलस्ट्रेशन दे रखी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एक तरीके से हम कह सकते हैं कैसे निकलता है, तो क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन में मीडियन मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से आप इसका क्वार्टाइल का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन खत्म होते हैं। अब आता है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है स्क्यूनेस का। तो स्क्यूनेस इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ असिमेट्री और डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। एक जो डेटा है या डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कितनी असिमेट्री है या वो कितना अपनी सिमेट्री वैल्यू से डिपार्चर है, उस चीज को कहा जाता है स्क्यूनेस। A frequency distribution is said to be symmetric if frequency are equally distributed on both sides of central value। एक डेटा को, डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिक कब कहते हैं, जो उसकी सेंट्रल वैल्यू है उसके दोनों साइड अगर इक्वल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं तो वो कहलाता है आपका सिमेट्रिक डेटा। अदरवाइज इट इज कॉल्ड असिमेट्रिक डेटा, वरना उस डेटा को हम कह देते हैं असिमेट्रिक डेटा। असिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्ड एज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये असिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे ही हम स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। The frequency distribution which is skewed to the right is also termed as positively skewed distribution। जो डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होता है राइट साइड में उसे कहा जाता है पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और सिमिलरली द डेटा विच इज स्क्यूड टू लेफ्ट इज कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसा डेटा जो लेफ्ट साइड में स्क्यूड होता है उसे नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी, तो फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीन टेंड टू लाई ऑन सेम साइड ऑफ मोड एज लॉन्गर टेल। जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर जो मीन लाई करता है वो किस साइड में लाई करता है, जिस साइड में मोड लाई करता है। हेंस अ मेजर ऑफ सिमेट्री इज मेड बाय डिफरेंस बिटवीन मीन एंड द मोड। तो जो सिमेट्री का मेजर है वो हम कैसे निकाल लेते हैं, मीन और मोड के डिफरेंस से निकाल लेते हैं। फिर है फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विद सिंगल मोड देयर एग्जिस्ट द फॉलोइंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप। एक ऐसा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर सिंगल मोड है तो उसकी रिलेशनशिप एक एग्जिस्ट करती है, मीन माइनस मोड इक्वल 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। नेक्स्ट है फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मीन मीडियन मोड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन। अगर जो डेटा है वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपकी ये रिलेशन होती है मोड लेस देन मीडियन लेस देन मीन, और अगर नेगेटिवली स्क्यूड डेटा है तो मोड मोर देन मीडियन मोर देन मीन, ये आपकी रिलेशन एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ये आपको स्टेप्स बता रखे हैं कि किस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं स्क्यूनेस को। ये फॉर्मूला बता रखा है, मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला होता है। रिलेशन के साथ आप इन्हें रीड करिएगा। डिफाइंड एज टर्म डिफरेंस बिटवीन मीन माइनस मोड से अगर निकालते हैं, मीन माइनस मीडियन से निकालते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। वही जो इक्वेशन है उनकी रिलेशन बता रखी है आपको। ठीक है, और ये आपको इसकी इलस्ट्रेशन दे रखी है, एक साथ में सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा गया है पूरा। अगर आपको कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है स्क्यूनेस का तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका Q1 प्लस Q3 माइनस 2 इंटू Q2 अपॉन में Q3 माइनस Q1। इस तरीके से आप इसका कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो यूनिट नंबर 1 है इसका जितना भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे और जो भी फॉर्मूले थे वो सारे खत्म हो जाते हैं। सारी चीजें हमने जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट थी सारी चीजें कवर कर ली हैं। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। बाकी आपको अगर इनके ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप इन नोट्स को परचेज कर लीजिए, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना मैंने इलस्ट्रेशन आपको सारी दिखाई दी है वीडियो में, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।